करते हैं। आज की खबर जुड़ी है पाकिस्तान से और एक कहानी तो सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। पाकिस्तान के अंदर यही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आवाज उठ रही है कि गिलगिट बाल्टिस्तान तो जाएगा भारत के साथ। क्या है ये पूरी कहानी आज के सेशन में बताएंगे। क्या है इन लोगों के तनाव की असली वजह जबकि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं केयर टेकर प्रधानमंत्री। बाकी दोनों ये जो है पीएम इन वेटिंग है, चुनावों के इंतजार में है और चुनावों के इंतजार में केयर टेकर प्रधानमंत्री की चिंता बढ़ा रखी है सेना के द्वारा, विशेष रूप से उस समय जब पाकिस्तान खस्ते हाल में है और खस्ते हाल में उम्मीद करता है कि दुनिया का कोई देश आकर उसे उसके कटोरे में कोई थोड़ी बहुत भीख डालकर चला जाए, क्योंकि सऊदी का इंतजार इसी क्रम में हो रहा है। उसी बीच में पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहता है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ जाना चाहता है। पाकिस्तान के पीओके में क्यों हो रहे हैं इतने मैसिव प्रोटेस्ट, जिसके चलते हुए कारगिल में शामिल होने के लिए खैबर पख्तूनख्वा रीजन चर्चा का विषय बना हुआ है। सारी बातें आज के सेशन में, और गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन आज के सेशन के अंदर चर्चा में बना हुआ है। सारी चीजें बताई जाएंगी। क्या है गिलगिट बाल्टिस्तान का इशू, क्या है खैबर पख्तूनख्वा का वो क्षेत्र जिस पर टीटीपी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है, क्या है बलोचिस्तान का वो मामला जिसकी निर्वासित प्रधान आते हैं। कंगाल पाकिस्तान अपने देश को अब संभाल नहीं पा रहा है। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बगावत शुरू हो रही है पीओके के अंदर, और पाकिस्तान का जो कब्जे वाला गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां इन दिनों घमासान मचा हुआ है। घमासान की असली वजह सुन्नी संगठनों के द्वारा और पाकिस्तानी सेना के द्वारा शियाओं के साथ जो बेकदरी की जा रही है वो सबसे बड़ी चीज निकलकर यहां आई है। क्या है शिया सुन्नी का ये असली विवाद, आज के सेशन में पाकिस्तान के भीतर की कहानी समझेंगे। बस केवल इतना सा वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वाला जो वीडियो है ये जबरदस्त वायरल हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान से है, मैं फिर से सुनाता हूं, सुनिए। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो कारगिल का रास्ता। यानी कि ये जो व्यक्ति है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है वहां पर खड़े होकर हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हमें पाकिस्तान नहीं जाना, कारगिल का रास्ता खोल दो, हम वहां जाएंगे, कारगिल यानी कि भारत आएंगे। आइए फिर से सुनिए। बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के उस तरफ बैठे हुए भारत के बॉर्डर को पीओके के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो इस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। अब इसको समझने से पूर्व थोड़ा सा मैप पर इस जगह को जान लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जम्मू कश्मीर जो कि पूरा जो हमारा हिस्सा है उसके ऊपर बहुत सारी स्थितियां हैं जो आपको हल्के से में पता हो तो बेहतर है। जैसे कि इन दिनों आपने अक्साई चिन्ह का जो कंट्रोवर्सी था वो सुना था, हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं कि अक्साई चिन्ह कब से चाइना के पास है, हमने ये बताया हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, भारत का जो मैप आप देखते हैं उसमें एक बड़ा हिस्सा चीन के पास है। 1962 का जो वॉर था उसमें यह हिस्सा चीन के पास चला गया। भारत जब आजाद हुआ था उस समय पर जो हरि सिंह थे, जो जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा थे, उन्होंने भारत के साथ विलय प्रस्ताव पर साइन कर दिए थे, लेकिन पाकिस्तानी सेना के द्वारा जबरन घुस करके इस क्षेत्र पर जो कब्जा कर लिया गया उसे आप और हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। लेकिन इस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मैप को आप और हम अधिकांशतया यह समझते हैं कि ये जो हिस्सा है, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। वास्तविकता में इसका भी थोड़ा सा अलग डिनोमिनेशन है, और वो कैसे है। ये जो हिस्सा है ना, ये जो इतना सा हिस्सा दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, ये तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहलाता है। और इसके उत्तर वाला जो हिस्सा है, उत्तर बोले तो दिशाओं में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट, ये जो उत्तर वाला हिस्सा है इसे गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके असल मायने में अपन सबके लिए तो पूरी तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ही है, लेकिन पाकिस्तानी इसे अलग ट्रीट करते हैं और इसे अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला हिस्सा है इसका भी एक छोटा सा ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको इस वाले छोटे से सक्सगाम रीजन को पाकिस्तान के द्वारा चीन को गिफ्ट कर दिया गया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अब इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है। तो उम्मीद है आपको यह लोकेशन समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लीजिए ताकि विषय वस्तु को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। भारत में जब से जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसे दो यूनियन टेरिटरी में बदला गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। तो ये जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, लद्दाख में कारगिल भी शामिल है। कारगिल ये बॉर्डर वाला एरिया है, ये रहा कारगिल वाला जो एरिया है। इस कारगिल वाले एरिया में बड़ी मात्रा में शिया मुसलमान रहते हैं। शिया मुसलमान पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान की, और विशेष रूप से अगर हम इस क्षेत्र की भी बात करें तो यहां पर भी मात्र 10 से 15% आबादी ही शिया मुसलमानों की है। तो इधर की तरफ शिया मुसलमान, इस कारगिल के अंदर जो मुसलमानों की आबादी है उसमें से 65% आबादी यहां पर शिया मुसलमानों की है। ये वाला जो हिस्सा है ये शिया मुसलमानों के पास है। भारत के अंदर की अगर हम बात बताएं तो कारगिल के अंदर शिया मुसलमानों की मेजॉरिटी 65% यहां पर है। पाकिस्तान में शिया मुसलमान माइनॉरिटी में है, कारगिल के अंदर शिया मुसलमान मेजॉरिटी में है। यहां के शिया मुसलमान जो इस बॉर्डर पर रहते हैं उन्हीं का वीडियो आपने देखा जो कह रहे हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलकर हम यहां पहुंच जाएंगे। अब इस पूरे मामले को आपको समझना है, ये लोग यहां से यहां क्यों आना चाहते हैं, भारत के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो उम्मीद है आपको क्षेत्र के हिसाब से चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हालांकि हम गिलगिट बाल्टिस्तान का मैप आपको थोड़ा और आगे चल करके समझाएंगे, उसको भी समझिएगा। गिलगिट बाल्टिस्तान और भारत का कनेक्शन क्या है इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है ना, जो कि ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के अंदर स्थित है। ट्रांस हिमालय मतलब ऐसे समझिए, यदि हिमालय को हम आपके सामने दर्शाने का प्रयास करें तो हिमालय इस प्रकार से भारत में विस्तृत है ना। तो आप लोग किस प्रकार से जानते हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और लेसर हिमालय, इस प्रकार से हम हिमालय को जानते हैं। हिमालय के पीछे का हिस्सा, यानी कि जब हम ज्योग्राफी की भाषा में बोले तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में है जास्कर, लद्दाख,
काराकोरम, ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं। तो ट्रांस हिमालयन क्षेत्र जो है ना, उस ट्रांस हिमालयन क्षेत्र की आज हम बात कर रहे हैं, जो कि कश्मीर घाटी के उत्तर और पश्चिम में स्थित है। जम्मू कश्मीर का ही यह हिस्सा है। असल मायने में जम्मू कश्मीर रियासत 5 भागों से जुड़कर बनी है। कौन कौन से भाग से जुड़कर बनी है, तो उनको आप यहां पर समझिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट वजाहत और गिलगिट एजेंसी। ठीक है। 1947 से भारत के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो असल में 15% ही है। 85% जो हिस्सा है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का है। जो गिलगिट बाल्टिस्तान या नदर्न एरियाज के नाम से, जो नॉर्थ में है वो नदर्न एरियाज, जो नॉर्थ में है वो नदर्न एरियाज, जो नदर्न एरियाज में है वह चीन और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, ये ऊपर चाइना है, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर असल में इसी जगह से होकर निकल रहा है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुख्य इलाका है। सिंधु नदी जिस रास्ते से होकर पाकिस्तान में गुजरती है, वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान का ही हिस्सा है। ट्रांस हिमालय से होकर के वो गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते ही पाकिस्तान में जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। देखिए 1947 में जब हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत के साथ विलय की बात चल रही थी जम्मू कश्मीर की, उसका भी इतिहास है कि असल मायने में पहले ये कहां था। तो कहते हैं कि 1917 में, देखिए क्या था ना, थोड़ा सा इसके बारे में मैं हालांकि कभी और डिटेल से बात करेंगे। यूएसएसआर एक समय पर बड़ी पावरफुल सत्ता हुआ करती थी और ब्रिटेन वाले आज से ही दुश्मन नहीं है यूएसएसआर के, पहले से ही हैं, क्योंकि सब विचारधाराओं की लड़ाई है। यूएसएसआर यानी कि आज का जो रशिया है, वो पहले मान्यता रखता था कि वो साम्यवादी विचारधारा का, साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट। उससे बचने के लिए ब्रिटिश इंडिया वालों ने गिलगिट एजेंसी नामक जो क्षेत्र है, इसे 1935 में जम्मू कश्मीर के महाराजा से 60 साल के लिए लीज पर लिया कि भाई ये क्षेत्र हमें दे दो ताकि यूएसएसआर का विस्तार यहां तक ना हो जाए। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा मैप को और समझते हैं। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आप देखते हैं ना जम्मू कश्मीर का, इसमें आप क्या पाएंगे कि इससे ऊपर हल्का सा थोड़ा सा अफगानिस्तान है और उससे ऊपर की तरफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे हैं। ये सारे के सारे हिस्से पहले कभी यूएसएसआर के पास हुआ करते थे। यानी यूएसएसआर जो 1991 में 15 देशों में टूटा, असल मायने में वो यहां तक था, यानी कि केवल भारत के और यूएसएसआर के बीच में एक अफगानिस्तान का छोटा सा बॉर्डर था, अदरवाइज हम सीधे सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड थे। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर जो ब्रिटिश इंडिया वाला स्थान था, उसमें अंग्रेज चाहते थे कि कहीं यूएसएसआर अफगानिस्तान को क्रॉस करते करते हमारे हुकूमत में एंट्री ना कर जाए, इसलिए इस वाले क्षेत्र को हरि सिंह से अंग्रेजों ने लीज पर लिया कि भाई ये वाला क्षेत्र हमें दे दो ताकि इसको हम बफर स्टेट के रूप में रख सके, ताकि ब्रिटिश इंडिया जो भारत का क्षेत्र था उसे यूएसएसआर से सुरक्षित रख पाए। ठीक है ना। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में अब देखिए लिया 1917 में था, 1977 तक के लिए, लेकिन साहब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने जब देश आजाद हो गया, तो वास्तविकता में है कि देश आजाद हो गया तो वो वापस हरि सिंह के पास चला गया। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने अपनी रियासत में इसे वापस से भारत में मर्ज करने का फैसला किया और ऐसी स्थिति में यह वाला क्षेत्र भारत का बनकर आया। इसको लेकर के फिर लोकल पॉलिटिक्स चली और आपको मालूम है कि उस पर फिर पाकिस्तान की सेना के द्वारा कब्जा कर लिया गया। 1947 के बाद से ही पाकिस्तान का इस क्षेत्र पर कब्जा है। पाकिस्तान ने इस इलाके का एक हिस्सा 1963 में सक्सगाम के नाम से चीन को गिफ्ट कर दिया। चीन आज जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चलाता है, वो इस खूबसूरत स्थान से होकर के ही चलाता है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, पाकिस्तान चूंकि भारत इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन ले गया था, क्योंकि हम ताजा आजाद हुए थे, नया न्यू बॉर्न इंडिया था और उस समय पर इंडिया का मानना यह था नेहरू जी के नेतृत्व में कि हम यूनाइटेड नेशंस की सारी बातों को अच्छे से मानेंगे और इसलिए भी मानेंगे क्योंकि दुनिया में फिर से विवाद ना हो, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर समाधान करेंगे। हमने इंतजार किया कि यूनाइटेड नेशंस में जाएंगे। अब उस मुद्दे को लेकर हम जैसे यूएन में पहुंचे, मामला फैल गया। क्या वो मामला आज तक वहां पर डला हुआ है? पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई और उसने क्या कहा कि देखिए जिस हिस्से को आप कहते हैं कि हमने कब्जा करके रखा हुआ है, हमने तो उसे ऑटोनॉमस रीजन कह रखा है, हमने तो कह रखा है कि यह क्षेत्र अपने आप को आजाद ही रखना चाहता है। पाकिस्तान ने इसी कारण से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को लंबे समय तक एक स्वतंत्र स्टेटस यानी ऑटोनॉमस रीजन की मान्यता देकर रखी। हालांकि वहां का जो भी संविधान है या फिर वहां की जो भी सत्ता है उस पर हमेशा पाकिस्तान का कंट्रोल रहा, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर कि ये जो स्थान है ये हमने तो पूरी तरह इसे स्वतंत्र कर रखा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर जो कि वर्तमान तक 2019 तक जब तक हमने उसके संविधान को बदलकर भारत में पूरी तरह से एक साथ मर्ज नहीं कर लिया, वैसी स्थिति पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में कर रखी थी। ठीक है ना। इसका मतलब उन्होंने यह दिखाने का प्रयास किया था कि कश्मीर एक स्वतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्र राष्ट्र का उनका जो तरीका था वो दुनिया को जल्दी ही समझ में आ गया कि आप लोग कश्मीर की स्वतंत्रता नहीं चाहते, आप कश्मीर पर कब्जा चाहते हैं। खैर ये बात यूएन के अंदर डिबेटेबल चलती रही। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको गिलगिट बाल्टिस्तान की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी, उसकी लोकेशन समझ में आ गई होगी कि वो कहां है। अब ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है इसमें बहुत छोटे छोटे से जिले भी हैं। उनमें से जो इस समय जिला चर्चा में है उसका नाम है स्कार्दू हुआ, खरमांग हुआ, खांचे हुआ, ये वो क्षेत्र हैं जो कि भारत के संपर्क में है। वर्तमान में जो क्षेत्र चर्चा में है दैट इज स्कार्दू, जहां पर प्रोटेस्ट हुए हैं। क्या हुआ है? हुआ क्या है कि यहां पर नारे लग रहे हैं और नारे क्या लग रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। वर्दी बोले तो यहां बात हो रही है सेना की, यानी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ शिया समुदाय के लोग गिलगिट बाल्टिस्तान में झंडा बुलंद कर रहे हैं। शियाओं का नारा लगा हुआ है कि यह जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। अब ये शिया सुन्नी की क्या कहानी है इसको हम बताएंगे, क्योंकि यही शिया लोग कह रहे हैं कि खोल दो कारगिल का दरवाजा, हम कश्मीर जाएंगे। साथियों कश्मीर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि लोग अपने हाथ में तिरंगा लेकर के भारत के साथ भारत की समृद्धि के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं या भारत वाले कश्मीर के हैं, इस पर कहना अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो गजब वायरल हो रहा है जिसमें जम्मू कश्मीर के युवा
युवा, अब वो कौन सी साइड वाले युवा हैं नहीं पता, लेकिन यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं जो कि भारत के लिए नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तिरंगे की शान में भारत के साथ हमेशा रहेंगे। अब कोई से भी साइड के हो हैं तो हमारे ही, कुल मिलाकर के ये भारतीयों में और कश्मीरियों में बहुत जबरदस्त तरीके से प्रेरणा का विषय देता है। कश्मीरी भाई जो हमारी तरह आज भी इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, वो इस चीज को देख करके बहुत खुश होंगे कि किस प्रकार का ये यूथ परिवर्तित होकर के एक तरह से जो पाकिस्तान के द्वारा इनका माइंड करप्ट किया गया था उससे अलग होकर के अब भारत के महत्व को या भारत के अंदर जो उन्नति है उसे फील कर पा रहा होगा। और क्यों ना फील करे, क्योंकि जहां पाकिस्तान में इस समय तेल का भाव, घी का भाव, घी और तेल तो पता नहीं खाते भी होंगे कि नहीं, आटा दूध जो है इनका भाव भी बहुत आसमान में पहुंच गया। चलेंगे आपको वहां लेकर के। अच्छा, अब थोड़ा सा इस विषय को और गहराई में और समझें तो हुआ क्या है वो समझते हैं। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत ने अपने लिए कंडीशन ये रखी थी कि हम भैया सेक्युलर राष्ट्र हैं। हालांकि हमने उस समय नहीं बोला था, लेकिन हमने अपने अपने जो मूल अधिकार थे उनके अंदर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों को काफी महत्व दिया था। अच्छा, पाकिस्तान लेकिन आजाद हुआ था तो धर्म के आधार पर ही देश बना था। धर्म के आधार पर बना इसलिए उन्होंने अपने देश का धर्म डिसाइड कर दिया इस्लाम, यानी कि एक मुस्लिम कंट्री बनकर निकला। और भारत ने कहा हमारे यहां पर पूरी स्वतंत्रता है, तभी हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा सेक्युलर वर्ड हमारे प्रीएम्बल में डाला भी था। बाद में सेक्युलर हम थे लेकिन हमने लिखा नहीं था, बाद में लिख भी लिया। आज हम पूरी तरह सेक्युलर कंट्री कहे जाते हैं, यानी कि राष्ट्र का अपना कोई भी धर्म नहीं है, हमारा कर्म ही धर्म है। और ऐसी स्थिति में जितने भी धर्म यहां पर हैं उनकी उन्नति के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास करेगी। सकारात्मक सेक्युलरिज्म भारत के अंदर है। अब पाकिस्तान वालों ने चूंकि राष्ट्र का ही एक धर्म बना लिया इस्लाम, तो इस्लाम पर कोई भी आंच पाकिस्तान पर आंच कंसीडर की जाएगी। यह बात थोड़ा ध्यान से समझने की है। जिस प्रकार से भारत की एकता और अखंडता पर कोई भी बात करेगा तो वो राष्ट्र विरोधी कहा जाएगा, ऐसे पाकिस्तान में इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करेगा वो राष्ट्र विरोधी कहलाएगा। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस्लाम के अंदर दो बड़ी मान्यताएं हैं, एक सुन्नी मान्यता और एक शिया मान्यता। सुन्नी वो हैं जो सुन्ना को मानते हैं, यानी पैगंबर साहब की जो बातें, कार्य और उनकी जो आदतें हैं उनको मानने वाले सुन्नी कहलाए, और पैगंबर के अनुयायी हजरत को मानने वाले शिया कहलाए। शिया और सुन्नी के अंदर जो ये असल में विवाद है, यही विवाद दोनों की मान्यताओं का आज दुनिया में बड़े लेवल पर देखने को मिलता है। जहां शियाओं के लिए एक अपना राष्ट्र ईरान बहुत बड़ा बन चुका है जो कि शियाओं के हितों की बात करता है, वहीं दुनिया भर में सुन्नी बहुतायत में है और सऊदी अरब उनका सबसे प्राथमिक और शक्तिशाली राष्ट्र है। आज दुनिया के बड़े राष्ट्र जैसे सऊदी अरब हुआ या फिर यूएई हुआ, पाकिस्तान हुआ, टर्की हुआ, या मेजॉरिटी में सुन्नी पाए जाते हैं। शियाओं की संख्या दुनिया में भी कम है और पाकिस्तान में भी कम है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी का जो विवाद है वो आए दिन देखा जाता रहता है। यही कारण है कि शिया सुन्नी की जो कंट्रोवर्सी है उसमें यह माना जाता है कि जो पाकिस्तान के सुन्नी है वो शियाओं को पसंद नहीं करते। वहीं भारत चूंकि सेक्युलर कंट्री है, यहां पर सुन्नी भी बहुतायत में है और शिया भी बहुतायत में है। ऐसी स्थिति में शियाओं को भारत एक सुरक्षित राष्ट्र नजर आता है। यही कारण है कि जो कारगिल के शिया हैं उनके साथ में गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया जुड़ना चाहते हैं। अब लेकिन आपके दिमाग में बड़ा सवाल बनेगा, अचानक ये कैसे हुआ? अचानक कैसे हुआ तो आप वो सुनिएगा। असल में गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर उलेमाओं की एक बैठक रखी गई। सुन्नी उलेमा आए थे वहां पर बैठक रखने के लिए, और यहां पर धार्मिक कानूनों को, यानी कि जो भी अब देखिए, हां, यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा तो इसको ब्लास्फेमी या ईश निंदा कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान में यदि कोई शिया है और वो सुन्नियों के खिलाफ भी कुछ बोलता है तो उसे भी ईश निंदा कंसीडर किया जाता है। गिलगिट बाल्टिस्तान में सुन्नियों के नेता आए थे, उलेमा आए थे। उलेमाओं ने कुछ कानून सख्त बनाने की डिमांड करी कि साहब कानून सख्त होने चाहिए। शियाओं ने उसका विरोध किया कि बोले भाई धर्म के कानून पहले ही बहुत सख्त हैं, ज्यादा सख्त मत बनाओ। चूंकि वो व्यक्ति जो शिया थे वो धर्म के खिलाफ बोल गए तो उनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस लग गया और उन्हें उठा करके जेल में डाल दिया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि 4 मुस्लिम उलेमाओं के खिलाफ बोलने पर शियाओं के नेता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। शिया धर्मगुरु का नाम था आगा बाकिर अल हुसैनी, जिसके कमेंट की वजह से सुन्नी नाराज हो गया। चूंकि कश्मीर, चूंकि पाकिस्तान में बहुतायत के अंदर सुन्नी है, ऐसी स्थिति में शियाओं के खिलाफ उन्हें मौका मिल गया और उनके धर्मगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। धर्मगुरु के गिरफ्तार होते ही चूंकि गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर 10%, अब देखिएगा, गिलगिट बाल्टिस्तान की लगभग 20 से 25%, 20 से 25 लाख आबादी है, यानी 2 से 3 लाख वहां पर आज शिया रहते हैं। वो शिया लोग नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अल हुसैनी को जिस इलाके से गिरफ्तार किया गया है वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उधर की तरफ गिलगिट बाल्टिस्तान का वो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? जो क्षेत्र सुन्नी बहुतायत में था, वो शियाओं के खिलाफ उतर आया। यानी कि कश्मीर का अगर हम एक हिस्सा इस प्रकार से डिजाइन करें तो जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला क्षेत्र है, उस गिलगिट बाल्टिस्तान वाले क्षेत्र में यदि यहां शिया रह रहे हैं तो इस क्षेत्र में जो सुन्नी है, ये सुन्नी और शियाओं के बीच में इतना ज्यादा विवाद हो गया कि उन्होंने शियाओं का रसद रोक दिया। रसद रोक दिया मतलब यह हुआ कि जो रास्ते से होकर भोजन शियाओं तक पहुंचता था उसका रास्ता बैन कर दिया। यहां पर शियाओं का धर्मगुरु पकड़ा जा चुका है और दूसरा उनका रास्ता भी रोक दिया गया। यानी शियाओं के साथ जो यहां पर बदतमीजी की गई कश्मीर के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर, इससे परेशान होकर शियाओं ने यहां पर यही कहा कि भाई अगर यह रास्ता बंद हो गया है तो जनाब हमारे लिए यह रास्ता कारगिल वाला खोल दो ताकि हम जाकर उस क्षेत्र में तो चले जाएं जहां पर शिया बहुतायत में है, हम वहां रह लेंगे। क्योंकि तुम्हारे यहां तो पहले भी हम दोयम दर्जे के हैं, हमें कोई अपना तो यहां पर वैसे भी नहीं मानता है। ऐसी स्थिति में यह चीज निकलकर आई है। तो उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि किस प्रकार से शिया मौलाना आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद यह मामला उठकर आया है। तो अब आपको यह जो वीडियो है इसका रेफरेंस समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से यह ईश निंदा की कहानी बनकर आई, जिसमें शियाओं ने यह कहा कि भैया गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया भारत में पनाह चाहते हैं जाकर के। आप देख सकते हैं बड़ी मात्रा में यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है। अपने नेता, अपने शिया जो नेता हैं उनकी गिरफ्तारी पर शियाओं में विरोध है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। बड़ा सवाल, फिर क्या किया पाकिस्तान की सरकार ने निपटने के लिए? अब तो वहां अंतरिम सरकार चल रही है, वहां तो अभी जनरल मुजीर ही जब सब कुछ है, मुनीर ही सब कुछ है। ऐसी स्थिति में लगभग 20,000 सैनिक भेजे गए हैं इस क्षेत्र में, इस
बात को दबाने के लिए। और कई उलेमा भेजे गए हैं जो लोगों को समझाइश करके कह रहे हैं कि अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलोगे तो हमारी सारी जो लीकेजेस हैं वो दुनिया को दिख जाएंगे। खैर, पाकिस्तान का एक दूसरा कारण भी है जिसके चलते हुए आजकल पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, इन क्षेत्रों में विरोध के स्वर दिखाई देते हैं और वो लोग भारत के साथ मिलने की बात करते हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि दुनिया में अगर कोई टॉप 6 कंट्री ढूंढी जाए जहां महंगाई जबरदस्त है तो उसमें पाकिस्तान का नाम छठे स्थान पर आता है। लगभग 40% यहां पर महंगाई पहुंच गई है। महंगाई इतनी कि बिजली की यूनिट 64 रुपए प्रति यूनिट है। हालांकि पाकिस्तानी रुपया भारत के रुपये की तुलना में कमजोर है, लेकिन कितना भी कमजोर हो, अगर 2.5 गुना भी कमजोर हो तो भी 25 रुपए यूनिट के आसपास होना बड़ी दाम की कीमत मानी जाती है। इसी प्रकार से यहां पर जो चीनी की कीमत है वो दूध और आटे से भी ज्यादा हो गई है। चीनी यहां पर 190 रुपए से लेकर 205 रुपए किलो तक बिक रही है। आटे की कीमत 170 से लेकर 180 रुपए किलो तक बिक रहा है। यानी फिर से अगर 2.5 गुना का अंतर भी हो तो 80 रुपए किलो आटा अपने आप में बड़ी वैल्यू रखता है। जहां पर इंडिया के अंदर आटा 20 से 25 रुपए किलो उपलब्ध है, वहां पर इतना महंगा आटा होना लोगों के लिए गुजर बसर में बड़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। पाकिस्तान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो जाती। जब पाकिस्तान के एक और हम गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक पीओके के अंदर बात कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे आप लोग अक्सर अरब सागर के अंदर उतरता हुआ देखते हैं, यानी वो क्षेत्र जहां पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ग्वादार पोर्ट बनाने की बात हो रही है, दैट इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान की एग्जाइल प्रधानमंत्री हैं एक, जो कि अपने आप को प्रधानमंत्री, बलोचिस्तान वाले लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया हुआ है, जिनका नाम है नीला कादरी, जो पाकिस्तान के बलोचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के बलोचिस्तान वाले प्रोविंस को, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यूएन में भारत उसे मान्यता दिलाए। ऐसा उन्होंने कब कहा? हाल ही में गंगा नदी में स्नान करने के लिए वो उत्तराखंड आई थी, तब उन्होंने कहा कि भारत सरकार से वो चाहती हैं कि वो बलोचिस्तान में रह रहे बलोच लोगों की मदद करें ताकि पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर एक अलग राष्ट्र बन जाए। यानी पाकिस्तान को उत्तर दक्षिण से खींच रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान वाले, तो नीचे की तरफ दक्षिण पश्चिम से खींच रहे हैं बलोचिस्तान वाले। क्या केवल पाकिस्तान की खिंचाई यहीं से हो रही है? अजी नहीं साहब, इसके अलावा भी है। और इसके अलावा क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान के अलावा यहां पर एक और क्षेत्र भी चल रहा है इस समय चर्चा में, और वो क्या है? असल में आपको मालूम होगा तालिबान के बारे में, आपने से कई लोगों ने मुझसे कई बार सुना भी है कि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, लेकिन आपको यह भी पता होगा कि तालिबान पाकिस्तान में भी है और उसका नाम यहां अलग है, उसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीटीपी कहा जाता है। वो ये मानता है कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया, ऐसे ही क्यों ना पाकिस्तान में भी तालिबान का शासन आ जाए। यानी कि ये पाकिस्तान का तालिबान है, जैसे आईसिस अलग अलग देशों का होता है, ऐसे ही पाकिस्तान का तालिबान चाहता है कि पाकिस्तान में तालिबान का शासन हो। तो अब आप देखिए, पाकिस्तान के एक हिस्से के लोग भारत आना चाहते हैं, एक हिस्से के लोग स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं, और एक हिस्सा जिसकी अब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, दैट इज खैबर पख्तूनवा, वहां के गांवों पर कब्जा कर लिया गया है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा। ये वो तालिबान है जिसका अफगानिस्तान के तालिबान से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। ये मोटिवेटेड है इस बात से कि बेटा जब तुम्हारे पास अपना देश हो सकता है तो पाकिस्तान हमारे लिए अपना देश क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान की सेना को सरकार से हटाया जाए, वहां से हमारा शासन होगा। यानी कि ये आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ काम करता है। नाम है इसका तहरीक तालिबान पाकिस्तान। सर कैसे कह सकते हो कि ये सेना के खिलाफ कार्य करता है? ऐसे कह सकता हूं, ये वीडियो है जिसके अंदर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की सेना पर हमला किया गया। पाकिस्तान की सेना पर हमला करके पाकिस्तान की सेना के जवानों को अपने पास बंधक बना लिया गया और बंधक बना करके इस गांव पर कब्जा कर लिया गया। सुर्खी बनती है कि 11 पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर मारे गए, 40 इंजर्ड हुए तहरीक तालिबान के द्वारा अटैक करने पर। कहां पर? चित्राल नामक स्थान पर। कब हुआ यह अटैक? 7 तारीख को सुबह 4 बजे, जिसमें पाकिस्तान की सेना का कहना है कि 12 टीटीपी के टेररिस्ट भी मारे गए हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में पाकिस्तान के सैनिक मारे गए। अब यह चित्रल कहां है? तो देखिए, यह तो आपको समझ में आ गया कि यह तो था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यह हिस्सा था गिलगिट बाल्टिस्तान, और इसके ऊपर का एक हिस्सा है जिसको खैबर पख्तूनवा कहा जाता है। खैबर पख्तूनवा जो कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर साझा करता है, यहां का जगह है चित्राल। चित्राल के गांवों पर कब्जा कर लिया तहरीक तालिबान ने, और कब्जा करके बाकायदा अपना ऑफिशियल लेटर भी जारी किया, जिसमें इन्होंने यह लिखा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान रिगार्डिंग द ऑनगोइंग बैटल इन चित्राल। इन्होंने बाकायदा फोटो जारी करके दिखाया कि देख लो, हमने पाकिस्तान की सेना को अपने कब्जे में ले लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 1971 के वॉर में भारत के द्वारा जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए, बांग्लादेश को अलग देश बनाया गया और 90,000 सैनिकों को कब्जे में लेकर दिखाया था, पाकिस्तान की सेना को भारत ने कब्जे में लिया था। बिल्कुल वैसे ही यहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना को कब्जे में ले लिया है और कब्जे में लेकर इस क्षेत्र पर पूरी तरह अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं लगभग 90 पाकिस्तानी आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको यहां पर कब्जे में ले लिया गया है। अब जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, यह पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब तक लगभग 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप इस पाकिस्तान तालिबान के ऊपर है, चाहे बेनजीर भुट्टो की हत्या का मामला हो या इस्लामाबाद के अंदर मैरियट होटल में बमबारी का मामला हो, 2009 में पाकिस्तान की सेना के हेडक्वार्टर में घुसकर हमला करने का मामला हो, या डेरा इस्माइल खान में आत्मघाती हमले की बात हो, मलाला यूसुफजई के सिर में गोली मारने की बात हो, या पेशावर के आर्मी स्कूल में घुसकर 131 बच्चों समेत 150 लोगों के मारे जाने की बात हो, इन सबके पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिम्मेदार है। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी। कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, पाकिस्तानियों का तो सब कुछ गीला, क्योंकि कंगाली उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे ट्विटर पर, और हमारा ट्विटर है @KA अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड बैच के साथ हम लोग ट्विटर पर उपलब्ध हैं। कई ऐसे विषय जो कि अंतरराष्ट्रीय हैं, राष्ट्रीय हैं, उन पर आपकी राय जानते हैं, और उन्हें चूंकि पूरा देश देखता है ट्विटर को, या फिर बड़े राजनेता देखते हैं, जैसा सरकारें देखती हैं, आपकी बातें पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जन्माष्टमी